हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो सब अच्छे होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये देखते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 वर्ड से मिलकर बना है, कैश फ्लो एंड स्टेटमेंट। कैश का मीन्स यहाँ पर 2 चीज़ों से लगाया जाता है, रोकड़ या रोकड़ तुल्य। तो रोकड़ आपको पता है, आपका पैसा, रुपया, ये सब होता है। और इसके रोकड़ तुल्य देखा जाए तो बहुत जल्दी जिसे कैश में चेंज किया जा सकता है। जैसे कि आपका बैंक हो गया, अगर आपको पेमेंट की ज़रूरत है तो आप बैंक में जा सकते हैं और अपना ATM के थ्रू या चेक के थ्रू पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती हैं, इन्हें भी आप 1 मंथ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद है हमारा फ्लो। तो फ्लो क्या होता है, कोई भी एक बकेट है, अगर आप उसमें पानी डालेंगे तो पानी अगर उसकी लिमिट तक है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा डाल दिया आपने तो फिर क्या होगा, वो फ्लो होने लगता है। तो इसे कहते हैं फ्लो होना, यानी कि किसी भी चीज़ में चेंज होना, तो उसे हम कहते हैं फ्लो। तो अगर हम बिजनेस के अंदर देखें तो किस चीज़ में चेंज होगा, कैश के अंदर चेंज होगा। कैश कंपनी के अंदर आ रही है या जा रही है तो कैश फ्लो होता है। अगर कैश अंदर आए तो फिर इनफ्लो होता है, और कैश अगर बाहर जाए तो आउटफ्लो होता है। क्लियर है। तो हमने यहाँ पर देखा कैश एंड फ्लो का मीनिंग क्लियर हुआ। इसके बाद आते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मीन्स होता है डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट। तो यहाँ स्टेटमेंट क्या हो गया, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट। अब हम देखते हैं रोकड़ अंतर्वाह और रोकड़ बहिर्वाह किसे कहते हैं। अगर आपका कैश अंदर आ रहा है तो इनफ्लो, और कैश अगर बाहर जा रहा है तो आउटफ्लो होता है। कैश इनफ्लो मतलब आपने किसी से को माल बेचा, कोई सेवा दी या कोई मशीन बेची तो क्या हुआ, आपके पास कैश आया। इसी तरीके से कैश आउटफ्लो क्या होता है, इसे हम रोकड़ बहिर्वाह कहते हैं। जैसे कि आपने ट्रेड पेबल्स कर दिए, टैक्स पेड कर दिया, या फिर कैसे भी करके आपने कोई एक्सपेंस पेड कर दिया, कुछ भी किया तो उसमें क्या हुआ, कैश आपका चला गया। तो कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो इसमें होता है, और हम इन्हीं दोनों का देखते हैं इसमें चेंजेस होना, कि कौन सा कैश आया, कौन सा कैश गया, इन दोनों चीज़ों को हम इसमें लिखते हैं। क्लियर है। किसी निश्चित अवधि में रोकड़ परिवर्तन यानी कि जो फ्लो हो रहा है कैश के अंदर, रोकड़ के प्रवाह को दर्शाने वाला विवरण ही कैश फ्लो स्टेटमेंट या फिर रोकड़ प्रवाह विवरण कहलाता है। इसे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के आधार पर बनाते हैं। ठीक है। क्लियर है। तो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है इसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो जब रोकड़ में परिवर्तन कर रहा है ये, तो रोकड़ में परिवर्तनों के कारणों का विवरण भी कहते हैं इसे। और रोकड़ आधार पर वित्तीय स्थिति में परिवर्तन कर रहा है तो रोकड़ आधार पर वित्तीय स्थिति में परिवर्तन का विवरण भी कहा जाता है। क्लियर है। अब हम देखते हैं इसका महत्व, लाभ या प्रयोग, कुछ भी कहिए, तीनों चीज़ें एक ही जैसी होती हैं। अगर हम देखेंगे रोकड़ की स्थिति, सबसे पहले आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो आपको कंडीशन पता होगी कि रोकड़ की स्थिति कैसी रहेगी। इसके बाद आप देखेंगे कि आप इसे तुलनात्मक यानी कि पिछली चीज़ों से इस बार की चीज़ों को, आप डेटा को इसको तुलना कर सकते हो। ठीक है। अन्य पक्षों के लिए उपयोगी, जैसे कि बाहर के लोग अगर वो आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड हैं, आपके शेयर्स में इन्वेस्टेड करना चाहते हैं, या फिर किसी और तरीके से आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्लियर है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के आधार पर हम इसे बनाते हैं। और इसकी लास्ट है रोकड़ का नियोजन एवं प्रबंधन। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये देखते हैं कि कैश का हम कैसे नियोजन कर रहे हैं, कैसे हम उसका प्रबंध कर रहे हैं, जिससे हमें कंडीशन पता चलती है। कंडीशन मतलब कि हमारी जो वित्तीय विवरण बनाने की है उसी का ही एक विवरण होता है। और हम ये देखेंगे कि रोकड़ का नियोजन एवं प्रबंधन जो हम कर रहे हैं वो उसमें किस तरीके से हेल्पफुल है। क्लियर है।
इसके बाद हम देखेंगे रोकड़ प्रवाह की सीमाएं। रोकड़ प्रवाह विवरण जो है आपका, सबसे पहले इसकी एक सीमाएं हैं। जब किसी के अंदर लाभ होते हैं तो उसके अंदर दोष भी होते हैं, उसी तरीके से इसमें सीमाएं भी हैं। सबसे पहली सीमा है इसकी तरलता की व्याख्या न होना। इसमें जो ये लिक्विड होती है कि कम होना, ज़्यादा होना, इसमें ये नहीं पता चलता कि ये क्यों तरलता वाली कंडीशन आ रही है, मतलब कि ऐसा क्यों हुआ जो इनफ्लो हुआ, ऐसा क्यों हुआ जो आउटफ्लो हुआ। इसी तरीके से केवल रोकड़ मदों को ही इसमें दिखाया जाता है। ये भी इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि केवल इसमें कैश रिलेटेड आइटम्स को ही दिखाया जाता है। क्लियर है? अब हम देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश बजट में डिफरेंस क्या होता है। अगर हम अवधि के आधार पर देखेंगे तो यह एनुअली यानी कि वार्षिक तैयार किया जाता है, और ये तिमाही, छमाही या फिर प्रति माह पर मंथ भी हम इसको बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट है महत्व। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो सभी के लिए बनाना ज़रूरी होता है, बट कैश बजट जो है हम केवल मैनेजमेंट करने के लिए बनाते हैं। अगर हम इसका विश्लेषण देखेंगे तो ये भूतकालीन परिवर्तनों के आधार पर होता है, यानी कि आपकी क्या चेंजेस हुए ये चीज़ आप डिसाइड करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आप फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग करने के लिए काम करते हैं। आपको ये देखना है कि भविष्य में आपका पास बजट है भी या नहीं, आप ये काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आंकड़े। आंकड़े में क्या होता है, ये वास्तविक आंकड़े यानी कि जो आपका एक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसी के बेस पर तैयार किया जाता है। और अगर कैश बजट देखा जाए तो ये केवल एक एस्टीमेट बजट होता है। आप इसको केवल अनुमान के आधार पर बनाते हैं। जैसे कि हम कोई सामान लेने जाते हैं तो एस्टीमेट लगाते हैं कि हाँ ये इतना अप्रॉक्स आ जाएगा, तो वो होता है कैश बजट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आई होप सो आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय हमें 3 एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यानी कि परिचालन क्रिया, दूसरी है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ यानी कि विनियोजन क्रिया, और तीसरी है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ यानी कि वित्तीय क्रिया। यानी कि परिचालन क्रियाओं में हम देखेंगे इसमें हमारा मेन जो काम होता है उससे रिलेटेड चीज़ें लिखी जाती हैं। जैसे कि अगर आप फर्नीचर बना रहे हैं तो आपका भाई फर्नीचर का बिजनेस है, आपका डेली फर्नीचर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होता है, जो भी कैश आ रही है जा रही है, आप सेल कर रहे हैं तो वो इसमें आता है। जैसे आप गारमेंट्स बना रहे हैं, कोई कपड़ा तैयार कर रहे हैं, रॉ मटेरियल है आपका, तो सारे जो आपके खर्चे होते हैं वो सब आपके मेन काम में आते हैं। यानी कि आपका जो मेन काम होता है उससे रिलेटेड आप जो भी ऑपरेशंस करते हैं वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम देखते हैं कि हमें जो पैसा है हमने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। अगर हमने कोई फिक्स असेट्स खरीदी, यानी कि हम कोई मशीन खरीद के लाए, तो मशीन खरीद के लाए तो पैसा गया उसमें, तो उससे क्या हुआ, हमारा इनफ्लो हो गया। तो ऐसे ही हमने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, हमने किसी कंपनी के डिवेंचर्स खरीद लिए, किसी में इन्वेस्ट कर दिया, तो ये क्या है, ये पैसा चला गया। यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर हम इन चीज़ों को लिखते हैं। आगे क्लियर हो जाएगा, आगे हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा वित्तीय क्रियाएं यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि हमको अपनी कंपनी के लिए पैसा कहाँ से रेज करना है। यानी कि आपको अपनी कंपनी के लिए अगर पैसा रेज करना है तो मार्केट में शेयर्स इशू कीजिए, डिवेंचर्स इशू कीजिए या फिर लोन ले लीजिए। इन तीनों के बेस पर आप पैसा जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने पैसा जनरेट किया तो जो भी इससे रिलेटेड होता है तो उसमें क्या आता है, इसमें आपको आउटफ्लो होता है, ठीक है, या इनफ्लो होता है, तो वो आप लिखेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। क्लियर है? तो हमने यहाँ डिस्कस किया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। आई होप सो ये तीनों आपको क्लियर होगा। तो आगे हम फॉर्मेट डिस्कस करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसे बनता है। तो देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये आप परफॉर्मा खींच लेंगे, पर्टिकुलर
और ये दोनों रुपीस के होते हैं, यानी कि अमाउंट का कॉलम होगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ये आपका ए नंबर में आ जाएगा, ठीक है, जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ थी। फिर आप देखेंगे कि बी में आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आती हैं और सी में आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आती हैं। तो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं इनका टोटल करके आप यहाँ लिखेंगे और इनका जो टोटल आएगा उसे आप बाहर लिखेंगे। ऐसे ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो आपका यहाँ का टोटल आएगा उसे आप बाहर लिखेंगे। ऐसे ही फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो आपका यहाँ का टोटल आएगा आप उसे बाहर लिखेंगे। क्लियर है? फिर आप ए बी सी तीनों को ऐड करेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि हमारा इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो हैं हमारे, जो नेट इक्विवेलेंट्स आएंगे, ये इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये हम कैसे पता करेंगे? हम यहाँ पर ओपनिंग कैश बैलेंस लिखेंगे और यहाँ पर क्लोजिंग कैश बैलेंस लिखेंगे। तो जो हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस है उसमें से क्लोजिंग में से ओपनिंग को लेस कर देंगे। तो जो लेस करके डिफरेंस आएगा वही यहाँ पर आपका आंसर मैच कर रहा होगा। तो ये आपको बुक में दिए होंगे दोनों, आपको ये लास्ट में लिखने हैं। आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि इनका जो डिफरेंस आएगा, अगर यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ इंक्रीज आएगा और यहाँ डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ डिक्रीज आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि क्लोजिंग बैलेंस हमारा है 1.5 लाख रुपये और ओपनिंग बैलेंस है हमारा 1 लाख रुपीस, ठीक है। तो जो अगर आप देखेंगे आपका पहले ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख, नेक्स्ट हो गया आपका 1,50,000, तो डिफरेंस कितना आ गया 50,000। तो जो आपका 50,000 है वही आपका इन तीनों का ऐड करके भी आ रहा होगा। क्लियर है? यहाँ मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो आपको लास्ट ईयर का बैलेंस दिया होगा और करंट ईयर का बैलेंस दिया होगा, इसका जो डिफरेंस होगा ये आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं लिखेंगे। ये आपका मैचिंग है, आप इससे प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ ये आपका आंसर आ गया। ये एक तरीके से आपके लिए चेकिंग पॉइंट है। इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं है। ध्यान रखिए, ना तो हम इसे ए सीरीज में लिखेंगे यानी कि ऑपरेटिंग में, ना बी यानी कि इन्वेस्टिंग में, और ना ही सी यानी कि फाइनेंसिंग में। हम इसे तीनों में नहीं लिखेंगे। बाकी इन्हें छोड़कर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को छोड़कर बाकी जितनी भी चीज़ें आएंगी वो ए बी सी हेड में आएंगी। क्लियर है? तो जो यहाँ पर मेन काम होता है वो है आपका ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़ से फ्लोज निकालना। तो हम 1 बाय 1 इनको सीखेंगे कि इनके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं जिससे इनको यहाँ पर शो किया जाता है। तो अगर हम सीधे चलेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। इसके लिए आपको अच्छे से समझाने के लिए हम यहाँ से उल्टा चलते हैं। पहले मैं आपको सी समझाऊंगी, फिर मैं आपको बी समझाऊंगी और फिर हम ए के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो पहले हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी कंपनी को पैसा रेज करना होता है तो वो शेयर्स इशू कर सकती है, डिवेंचर्स इशू कर सकती है या फिर लोन ले सकती है कहीं से। इन तीनों के ज़रिए वो पैसा रेज कर सकती है। ठीक है? तो हम इसमें देखेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इन्हीं तीनों के बेस पर काम किया जाता है। जैसे कि अगर इशू ऑफ शेयर्स, आपने शेयर्स इशू किए, तो जनता में अगर आपने शेयर्स इशू किए हैं तो इससे क्या होगा गाइस, पैसा आएगा, तो ये प्लस हो गया। आपने डिवेंचर्स इशू किए हैं तो इसके थ्रू भी आपके पास पैसा आता है। लोन अगर आपने कहीं से लिया है तो क्या होगा, आपके पास पैसा आएगा। तो ये तीनों एक्टिविटीज़ जो हैं, ये तीनों आपने काम किए, इनके थ्रू आपके पास पैसा आता है। अब देखिए, जब आपने किसी से लिया है तो देना तो पड़ेगा। तो अगर आप रीपेमेंट कर रहे हैं, रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर आप रीपेमेंट ऑफ लोन कर रहे हैं तो आपका पैसा जाएगा। अगर आपने जो डिवेंचर इशू किए थे वो रिडेम्पशन कर रहे हैं, उनका रिडेम्पशन मतलब होता है उनका भुगतान करना, तो अगर आप उनका भुगतान कर रहे हैं, शोधन कर रहे हैं उनका, तो फिर क्या होगा, ये पैसा जाएगा।
क्लियर है? आई होप सो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब अगर हम आगे देखेंगे तो इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड ये क्या चीज़ है, मैंने यहाँ स्टार मार्क किया है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इंटरेस्ट पेड, जब आप कहीं से लोन लेते हैं, लोन लिया तो कोई फ्री में तो देगा नहीं, आपने उसको इंटरेस्ट भी दिया होगा, तो यहाँ पर भी पैसा जा रहा है किससे, जो आपने लोन लिया है। डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड आपने कहीं शेयर इशू किए मार्केट में, तो लोग ऐसे तो है नहीं जो फ्री में आपको पैसा दे देंगे, बदले में वो कुछ तो उम्मीद रखेंगे, तो जो उनकी उम्मीद होती है एज अ डिविडेंड हम उनको पेड करते हैं। तो डिविडेंड पेड कर रहे हैं बाहर के लोगों को, तो ये भी पैसा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखेंगे कि इसमें जो ऐड वाला है उसे ऐड कर लेंगे, जो नेगेटिव नंबर्स हैं उन्हें ऐड कर लेंगे, फिर पॉजिटिव में से नेगेटिव नंबर्स लेस कर देंगे, और फिर यहाँ हमारा जो टोटल आएगा हम उसे बाहर लिख देंगे। क्लियर है? तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड, ये जो मैंने किया है ये आगे भी आएगा, बट यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पेड है जो वन टाइम आता है। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ये हमारा बी है। इसमें हमने देखा कि परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, अगर आप किसी असेट्स को परचेज कर रहे हैं तो आपका कैश गया, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट परचेज किया तो आपका पैसा गया। लेकिन अगर आप यहीं अपनी फिक्स असेट्स को सेल कर रहे हैं या अपने इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हैं तो आपके पास पैसा आएगा। ठीक है, अब यहाँ एक और चीज़ देखते हैं, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब ये क्या होता है कि अगर आपने किसी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा, अगर आपने किसी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा, आपको डिविडेंड मिलेगा, तो यहाँ आपका पैसा रेज हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इनफ्लो हो रहा है। अगर यहाँ देखेंगे आप इंटरेस्ट रिसीव्ड, यानी कि अगर आपने किसी को लोन दे रखा है तो आपको क्या हो रहा है, आपको उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। ये मैंने आपको पहले भी सिखाए थे, आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में दोनों पेड में थे और यहाँ दोनों रिसीव्ड में है, क्योंकि यहाँ आपने अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है। तो आप जब कहीं पे भी इन्वेस्ट करेंगे तो किसी ना किसी बेस से तो इन्वेस्ट करेंगे। आपने किसी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, क्यों इन्वेस्ट किया होगा, जिससे आपको डिविडेंड मिले। आपने किसी को लोन दिया होगा, क्यों दिया होगा, क्योंकि आप उस पर इंटरेस्ट ले सकें। तो ये दोनों आपके पॉजिटिव साइन से हमने शो कर दिया, यानी कि प्लस होगा। इसके बाद कोई रेंटल इनकम है तो आप उसे भी दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपका पैसा रेज हो रहा है। ठीक है, तो ये सब आपका इनफ्लो था और जो पैसा जा रहा है यहाँ पर आउटफ्लो था। आप क्या करेंगे, इसमें से ऐड करके जो नेगेटिव है, जो आपके नेगेटिव नंबर्स हैं, जहाँ जहाँ पैसा आपका जा रहा है वो आप लेस कर देंगे, और जो आपका टोटल होगा उसे आप बाहर दिखाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ तक के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में इसके आगे का आएगा, तब तक आप यहाँ तक सीखिए। और कोई भी अगर आपको डाउट है या आपका वीडियो कैसा लगता है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।